हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारे इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड का फोर्थ लेक्चर है। एक बार मैं थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने कितना कितना पढ़ा है उसको आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने सबसे पहले पढ़ा था डिमांड की डेफिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिमांड मतलब कोई भी एक सिचुएशन पर जब आपकी नीड, आपकी वांट्स और विलिंगनेस टू परचेज यानी परचेजिंग पावर आपके पास होती है तो उसे हम डिमांड बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड, जहां पे हमने जाना था कि एक कोई भी कंज्यूमर पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज करता है किसी भी एक शॉप से एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा। फिर हमने जाने थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें हमने 7 फैक्टर्स को पढ़ा था। जिसमें फर्स्ट था प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड हमने पढ़ा था रिलेटेड गुड्स प्राइस। थर्ड था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिफ्थ हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशंस। सिक्स था नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड सेवन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इससे एक ग्राफ का क्वेश्चन या फिर इन दोनों में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है, एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम एक और नाम से जानते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। देखिए, इसके बारे में पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट समझते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जब किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज हो। चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी यहां पर प्राइस में चेंज होता है लेकिन जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब ये अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं? आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में 7 फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें से एक था प्राइस, और जो बचे हुए 6 हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अदर फैक्टर्स। यानी अदर फैक्टर्स में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सभी कांस्टेंट हो, यानी इसके अंदर कोई भी चेंज ना हो। सिर्फ चेंज किस में होगा? प्राइस में। प्राइस में चेंज होने की वजह से जो भी डिमांड में चेंज आते हैं उसी को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और उसकी वजह से उसके कर्व में भी चेंज आता है, तो उसके कर्व में चेंज आने को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक्सटेंशन इन डिमांड, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। पहला होता है एक्सटेंशन इन डिमांड, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब एक्सटेंशन इन डिमांड में क्या होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर डिमांड एक्सटेंड हो जाती है। यानी यहां पर प्राइस डिक्रीज होगा और क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हो जाए, यानी जहां पर जो डिमांड का लेवल है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में सेम इसका अपोजिट,
जहां पर प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाए, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब हुआ, जहां पर किसी भी कॉमोडिटी का अदर फैक्टर्स जो होते हैं रिलेटेड फैक्टर्स वो कांस्टेंट रहे और प्राइस या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर प्राइस डिक्रीज होगा उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, और अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको हम एक ग्राफ से देख लेते हैं, इसलिए मैं इसको बना रहने देता हूं। देखिए यहां पर जब प्राइस 10 है तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है 2 यूनिट सी। इससे मैं पॉइंट दे देता हूं ए। अगर प्राइस कम हो जाता है 5 तो कंज्यूमर डिमांड करता है 4 यूनिट सी। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। और ये कैसे है, आगे की तरफ जा रहा है, देखिए यानी जो क्वांटिटी है वो 2 से 4 की तरफ जा रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो एक्सटेंशन इन डिमांड है यहाँ पे डिमांड कर डाउनवर्ड जाता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। कभी अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड कब होता है तो आप बताएंगे जब एक्सटेंशन इन डिमांड होता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन में देखिए जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी थी 4, ये पॉइंट ए है। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कितनी हो गई 2, ये पॉइंट बी है। इन दोनों को हम मिला देते हैं, ये आ गया हमारा डिमांड कर्व। यहाँ पे क्वांटिटी कहाँ गई, अंदर की तरफ क्वांटिटी आ गई, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे डिमांड कर्व कहाँ जाता है हमारा, अपवर्ड, ठीक है। तो अगर एक्सटेंशन इन डिमांड है तो डाउनवर्ड आता है डिमांड कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है तो अपवर्ड जाता है। आपको कैसे पता लगेगा कौन सा एक्सटेंशन का है कौन सा कॉन्ट्रैक्शन का, तो आप देखेंगे क्वांटिटी किस तरफ मूव हो रही है। क्वांटिटी अगर आगे की तरफ जा रही है तो एक्सटेंशन है, क्वांटिटी पीछे की तरफ आ रही है तो कॉन्ट्रैक्शन है। अभी तक हमने देखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब हम देखेंगे चेंज इन डिमांड। इसे हम एक और नाम से जानते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो हमने पढ़ा था उसे हम कहते थे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड को बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखिए ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है, जब change in other factors and price remains constant। देखिए जो हमने इससे पहले देखा था वहां पे सेम इसका अपोजिट था। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में अदर फैक्टर कांस्टेंट होता था और चेंज था प्राइस के अंदर। यहां प्राइस कांस्टेंट है लेकिन चेंजेस कहां हो रहा है, अदर फैक्टर्स में। यानी अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस फिक्स रहे, प्राइस चेंज ना हो, तब भी उसकी डिमांड कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है। जैसे एग्जांपल लीजिए आइसक्रीम का। आइसक्रीम 50 रुपीज की है मान लीजिए अमूल की। अब विंटर्स में वो आइसक्रीम बहुत ही कम सेल होगी,
लेकिन समर आते ही उस आइसक्रीम की सेल बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि उसका प्राइस 50 रुपीज ही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के चेंजेस होने में ये इंक्रीज या डिक्रीज आता है। इसी तरह से कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से वो कई बार चीजें ज्यादा खरीद लेता है, और उसकी इनकम कम होने से वो कम खरीदता है, जबकि उसका प्राइस सेम रहता है। तो उसके प्राइस में चेंज ना होने की वजह से भी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। तो इसी तरह ये भी दो टाइप का होता है। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। वहां हमने पढ़ा था एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहां है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। यहां प्राइस कैसा है? कांस्टेंट, और डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यहां भी प्राइस कैसा होगा? कांस्टेंट, लेकिन डिमांड कैसे हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। देखिए डिमांड में सेम फर्क था दोनों, वहां पर भी, वहां यहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी, यहाँ पे डिमांड घट रही थी, लेकिन वहां पे चेंज था कि वहां प्राइस फॉल हो रहा था और यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा था कॉन्ट्रैक्शन में। बट यहाँ पर दोनों में प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, दोनों में ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन इनके ग्राफ में काफी चेंजेस आते हैं, इसलिए इनका ग्राफ देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पर सेम है 10, डिमांड 2 से 4। तो डिमांड पहले कितनी है? 2, इसको मैं दे देता हूं पॉइंट A। अब यहाँ पर डिमांड कितनी हो गई? 4, प्राइस सेम है, इसको मैं पॉइंट दे देता हूं B। तो एक डिमांड कर्व हमारा ये वाला बनेगा, एक डिमांड कर्व हमारा ये वाला बनेगा, D1। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्योंकि यहाँ पर डिमांड कर्व जहां पहले था वहां से शिफ्ट हो गया है। लेकिन जो पिछला वाला टॉपिक था हमारा, वहां हम बोलते थे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, क्योंकि वहां पर पॉइंट उसी डिमांड कर्व पे मूव करता था, कभी ऊपर पॉइंट जाता है, कभी पॉइंट नीचे की तरफ आता है। लेकिन यहां पर ये कैसा चेंज हुआ है? फॉरवर्ड। इंक्रीज इन डिमांड में जो डिमांड कर्व चेंज हुआ कैसा हो गया है? वो फॉरवर्ड, आगे की तरफ चला गया। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी भी 10 है, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 5 है, डी हो गया। तो पहला डिमांड कर्व ये बना और दूसरा डिमांड कर्व हमारा ये बना। ठीक है, यहाँ पर चेंज कहां पर हुआ है? अंदर की तरफ आ गया है, जिसे हम बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड में कर्व ऐसा बनेगा, इंक्रीज इन डिमांड में कर्व ऐसा बनेगा। इसे हम फॉरवर्ड की जगह राइटवर्ड भी बोल सकते हैं, इसे बैकवर्ड की जगह हम लेफ्टवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के आपके दो टॉपिक थे, इसको आप घर पे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और पिछले में से अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट क्लास के लिए उन सभी डाउट्स को आप नोट करके रखिए।